Hello guys, good morning. This is Dipti and I'm back with my another video. I hope you all are doing well और मैं भी अच्छे से हूँ। और आज हम निकल चुके हैं एक और नई डेस्टिनेशन में अपनी। हम निकले हैं नॉर्थ गोवा सियोलिम से दूध सागर वाटरफॉल के लिए। तो जो दूध सागर वाटरफॉल है वो पड़ता तो गोवा में ही है, बट वो है गोवा और कर्नाटक बॉर्डर पे। तो हमारा जो स्टे था वो नॉर्थ गोवा सियोलिम में था और हम अभी निकले हैं नॉर्थ गोवा सियोलिम से। और नॉर्थ गोवा सियोलिम से जो दूध सागर वाटरफॉल की डिस्टेंस है वो है 85 किलोमीटर की, और जो टाइम लगेगा पहुंचने में वो लगेगा 2.5 घंटा। तो देखिए कितना ज्यादा फॉग लग रहा है, आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये दूध सागर वाटरफॉल के लिए हम जा रहे हैं और बहुत ज्यादा फॉग है। पीछे कहीं फॉग नहीं था इस रास्ते पे, मतलब हम जो बेलगाम वगैरह से होते हुए आए तो रास्ते में कहीं पे भी हमें फॉग नहीं मिला। जब नागपुर से भी निकले तो कहीं पे भी फॉग नहीं था, बट ये जब दूध सागर वाटरफॉल के लिए निकल रहे हैं तो ये आधे रास्ते से बहुत ज्यादा फॉग है इधर। तो जो हम घर से निकले थे, घर का मतलब जहां हम स्टे कर रहे थे सियोलिम में, वहां से जब निकले तो टाइम हो रहा था 7:15 और जो टाइम पहुंचने का बता रहा है वो 9:45 बता रहा है। बट रास्ते में जैसा फॉग लगा है कुछ नहीं दिख रहा आगे। ऐसे तो हमें टाइम और ज्यादा लगेगा क्योंकि सेफली चलाना ज्यादा जरूरी है जल्दी पहुंचने से। ये देखिए कितना ज्यादा फॉग लगा है। अभी हम बेलगांव बैंगलोर वाले ही रूट पे जा रहे हैं, मतलब ये हाईवे जो है वो बैंगलोर और बेलगांव में जाता है। अभी आधे रास्ते से हमारा रास्ता जो होगा चेंज होगा। ये देखिए सामने मून जैसा जो लग रहा है ये सन है। इतनी ज्यादा फॉग है कि सन बिल्कुल मून बन गया है। तो देखिए अभी हम बेलगाम वाले ही रूट पे हैं और सूरज भगवान ने दर्शन दे दिए हैं आखिरकार, और फॉग हट चुका है। बहुत ज्यादा पैथेटिक कंडीशन थी, एकदम बहुत ज्यादा फॉग लग रहा था और आगे कुछ नहीं दिख रहा था, बट भगवान ने थोड़ी सी दया हम पे कर दी है और रूट बिल्कुल एकदम साफ हो चुका है। और देखिए कितना अच्छा रास्ता है। मतलब कई बार कहते हैं कि जितनी खूबसूरत डेस्टिनेशन होती है उससे ज्यादा खूबसूरत होता है वहां पहुंचने का रूट, और ये जो लाइंस है इस वाले रूट के लिए परफेक्ट है। ये देखिए सामने जो साइन बोर्ड में तामडी सुरला लिखा हुआ है, ये दूध सागर का ही दूसरा नाम है जो यहाँ के लोकलाइट्स बोलते हैं। तो हमारे साथ साथ ये गायें भी दूध सागर वाटरफॉल के लिए निकल पड़ी हैं। तो देखिए दूध सागर वाटरफॉल के पास हम पहुंच चुके हैं। ये कोले नाम की जगह है। यहाँ पे से लाइन लगती है और आपको टिकट्स परचेस करने पड़ते हैं, बट आपको टाइमली यहाँ आना पड़ेगा। देखिए बहुत लंबी लाइन है यहाँ पे। तो ये जो टिकट है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए है, लाइफ जैकेट के लिए है और गाइड के लिए है, और एक जीप मिलेगी आपको जो लेके जाएगी आपको दूध सागर वाटरफॉल। यहाँ से करीबन 10 से 14 किलोमीटर पड़ता है। वो 10 से 14 किलोमीटर में आपको उस जीप में जाना पड़ता है क्योंकि अपना व्हीकल यहीं पे छोड़ना पड़ता है। ये है टिकट काउंटर जहाँ से टिकट मिलता है। तो 2 घंटे लाइन में लगने के बाद फाइनली हमें टिकट्स मिल चुके हैं। वो 500 रुपीज़ पर पर्सन है जीप में जाने के लिए, और 40 रुपीज़ की लाइफ जैकेट मिलेगी पर पर्सन की, उसी के पीछे है। और अभी यहाँ से चलेंगे और आगे जाके एक चेक पोस्ट है, वहाँ पे भी पर पर्सन 100 रुपीज़ लगेगा बोल रहे थे। तो चलिए देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहता है वहाँ का। तो जीप से जो जर्नी है हमारी दूध सागर की वो 45 मिनट्स की है, और उसके बाद शायद थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा और वहाँ पे 1.5 घंटे के लिए हमें छोड़ेंगे और इसी जीप से हमें वापस आना होगा 1.5 घंटे बाद। तो ये दूध सागर वाटरफॉल का जो रास्ता है वो ऐसा है, इसलिए अपना व्हीकल अलाउड नहीं होता है, आपको पार्किंग में पार्क करना पड़ता है। तो एट अ टाइम दूध सागर वाटरफॉल में सिर्फ 40 जीप्स अलाउड करते हैं, और बस अभी चेक पोस्ट आने वाला है जिसमें 100 रुपीज़ पर पर्सन पड़ता है। ये जो सामने आपको मेरे दिख रहा होगा वो चेक पोस्ट है। देखिए चेक पोस्ट के पास ये वॉशरूम है, अगर आपको वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है तो आप यहीं पे कर सकते हैं। इसके आगे आपको वॉशरूम नहीं मिलेगा।
ये जो दूध सागर वाटरफॉल है वो भगवान महावीर नेशनल पार्क के अंदर है। इसी के आसपास में बहुत सारी चीज़ें आपके घूमने के लिए। एक है मौली नेशनल पार्क, वो वैसे मौलन है, मौलम करके लिखा हुआ है, बट बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे एम जो है साइलेंट है, तो मौली नेशनल पार्क बोलते हैं उसको। एंड ये भगवान महावीर जो नेशनल पार्क है इसके अंदर आएगा दूध सागर नेशनल पार्क, और उसी के पास आसपास बहुत सारी चीज़ें आपके घूमने के लिए। सामने आपको चेक पोस्ट से टिकट मिलेगा 100 रुपीज़ पर पर्सन, और यहाँ पे आपको एंट्री करना पड़ेगा। ये बीटल नट्स के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे, पीछे भी प्लांटेशन था इसका बहुत बड़ा। तो हम पहुँच चुके हैं दूध सागर वाटरफॉल। अब यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक करके जाना है, और वॉशरूम एक तो आपको चेक पोस्ट के पास मिला था और एक आगे भी मिलेगा। तो ये है मेरे पीछे दूध सागर वाटरफॉल, जिसकी इतनी हाइप बनाई गई थी। हम सुबह आज पूरा दिन हमारा इसी में वेस्ट हुआ है, क्योंकि 2.5 घंटे हम पहले लाइन में लगे, फिर वो धीरे धीरे गाड़ी चली, फिर चेक पोस्ट में रुके, और इसी के लिए हमें जो ये पानी नीचे दिख रहा है बहता हुआ, ये लाइफ जैकेट्स हमें इसी के लिए दी गई है। यहाँ आने के बाद ऐसा लगा ये कम्प्लीटली ओवररेटेड है, क्योंकि ये इतने से पानी में कोई बहेगा तो नहीं। हाँ, हो सकता है कि रेनी सीज़न में ये फॉल का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता हो, बट अभी तो इतना पानी नहीं है कि हमें लाइफ जैकेट्स की ज़रूरत पड़े, बट उनके भी कुछ सेफ्टी मेजर्स होंगे शायद। तो चेन्नई एक्सप्रेस का एक एपिक सीन आपने देखा होगा, जहाँ पे वो मिन्नामा की वो पूरी जो ट्रेन आती है, उनका गाँव आता है और वो ट्रेन को रुका देते हैं। ये वही जगह है दूध सागर फॉल। वहाँ पे कोई साउथ का कोई दिखा रखा है फॉल, बट वो असल में ये वाला फॉल है। तो अभी जैसा कि मैंने बताया, हम खड़े हैं दूध सागर वाटरफॉल के पास, और दूध सागर वाटरफॉल है जो इंडिया के हाईएस्ट वाटरफॉल्स है उनमें 5th नंबर में आता है। तो जो दूध सागर नाम है, इसका मतलब जो है वो है सी ऑफ मिल्क, और इसके पीछे एक मिथ है, इसके पीछे एक स्टोरी थी कि बहुत पहले एक प्रिंसेस होती थी, बहुत ब्यूटीफुल प्रिंसेस होती थी। वो ये जो दूध सागर वाटरफॉल है वो मंडोवी रिवर से बना हुआ है, और इसी के नीचे वो नहाती थी, और नहाने के बाद वो एक गोल्डन जग में मिल्क डाल के पीती थी। तो एक बार क्या हुआ, जब वो नहा रही थी रोज़ की तरह, तो दूर से एक प्रिंस जो था, बहुत हैंडसम प्रिंस था, वो उन्हें देख रहा था। तो नहाते नहाते जो प्रिंसेस थी उसकी नज़र उस प्रिंस पे पड़ी कि वो नहाते हुए उन्हें देख रहा है। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, जो वो गोल्डन जग से जिसमें मिल्क डाल के पीती थी रोज़, तो उसका मिल्क उन्होंने इस पानी में मिला दिया, ताकि जो व्यू है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए और एक कर्टन टाइप का बन जाए वाटर और मिल्क का, और वो जो प्रिंस था वो उन्हें देख ना पाए। तो उस टाइम से बोलते हैं कि इस दूध सागर वाटरफॉल का जो पानी है एकदम मिल्क जैसा दिखता है। जो दूध सागर वाटरफॉल है ये 4 स्टेप्स में नीचे गिरता है। अभी पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। और रेनी सीज़न में इसका पानी बहुत ज़्यादा होता है, और लेकिन इसका बेस्ट टाइम जो घूमने का है वो नवंबर टू मई है। ये जो ऊपर रेलवे ट्रैक दिख रहा है, ये जाता है बेलगाम से वास्को डी गामा की तरफ। तो जो दूध सागर वाटरफॉल की हकीकत है वो रियल में बस इतनी है, जितना ये नीचे पॉन्ड जैसा या तालाब जैसा जो बना हुआ है। और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है गोवा में, तो इसलिए लोग यहाँ पे नहाने आ सकते हैं। कम्प्लीटली ओवररेटेड और ओवर हाइप लगा हमें ये दूध सागर वाटरफॉल। तो जो वो रेलवे ट्रैक दिख रहा है ऊपर आपको, जहाँ पे शूटिंग हुई थी चेन्नई एक्सप्रेस की, वहाँ पे टूरिस्ट को जाना अलाउड नहीं है। अगर कोई टूरिस्ट वहाँ पकड़ा गया रेलवे ट्रैक के पास, तो उसमें बहुत बड़ा एक फाइन है।
अगर आप दूधसागर वाटरफॉल को खुद अपनी आंखों से ही देखना चाहते हैं तो देखिए, दिखने वाला तो ऐसे ही है। हाँ, बस एक अदर एक्टिविटी जो देखने को मिलेगी वो स्विमिंग कर सकते हैं, जो नीचे एक पॉन्ड सा बना हुआ है उसमें। अदर देन ये कुछ नहीं है, बस यही है इसमें। तो वो लोग वापस जा रहे हैं दूधसागर वाटरफॉल देखने के बाद। वो लाइफ जैकेट तो उसके ऊपर लगा है बटन क्या तो देखिए, यहीं से हमने टिकट परचेस किए थे और ये जगह जो है उसका नाम है कोलम। तो हम दूधसागर वाटरफॉल से वापस आ चुके हैं और यहाँ से आज का हमारा स्टे जो है वो है बेलगाम। तो गूगल बाबा जो डिस्टेंस दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं 87 किलोमीटर्स की। गूगल बाबा जो टाइम बता रहे हैं वो 2 घंटा 30 मिनट बता रहे हैं, यानी 2.5 घंटा बता रहे हैं। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, या सीधा सीधा पहुंच पाते हैं या बीच में कुछ टेढ़ा मेढ़ा रास्ता मिलता है हमें। तो जैसा कि मैंने आज आपको दिखाया था, हम गए थे दूधसागर वाटरफॉल और हम निकल गए थे नॉर्थ गोवा सियोलिम से सुबह 7 बजे और यहाँ पे हम 10:15 या 10:30 में पहुंच गए थे दूधसागर वाटरफॉल के पास, जहाँ से टिकट लेते हैं। और वहाँ पूरा 2.5 घंटे हम लाइन पे लगे और बिल्कुल अनऑर्गेनाइज तरीके से टिकट बट रहे थे। वहाँ कुछ हो से तो कहते लाइन में लगा, कुछ पीछे से आके शॉर्टकट तरीके से चले जा रहे थे, पता नहीं कैसे उनको टिकट दे रहे थे। जब आप टिकट परचेस कर लेते हैं, जो टिकट आप परचेस करते हैं वो कोलम नाम की जगह से परचेस करते हैं। तो कोलम जगह से ही आपको एक जीप प्रोवाइड करवाते हैं वो, क्योंकि अपना व्हीकल ले जाना वहाँ अलाउड नहीं है उससे आगे। फिर वहाँ से स्टार्ट होती है आपकी फॉरेस्ट ट्रेल, जो एक बम्पी राइड है, क्योंकि वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बिल्कुल भी उसके अंदर की जो रोड्स हैं वो मेंटेन नहीं की हुई है। बिल्कुल एक मिट्टी का रास्ता है, गंदा, पूरा 40 मिनट्स की राइड है वो, और बिल्कुल बम्पी राइड है, बीच में पानी है, बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद एक चेक पोस्ट आता है आधे रास्ते में, जहाँ पे वो आधा या 1 घंटा आपको खड़े रखते हैं और जीप को सारी रुका के रखते हैं, जबकि कितनी सारी जीप इकट्ठा हो जाती है। फिर वो उल्टी सीधी चीजें पूछते हैं और उसके बाद आपको बड़ी मुश्किल से 100 रुपीज देने के बाद एक टिकट देते हैं और वहाँ पे एंट्री कराते हैं। और वहाँ पे उसके बाद वो प्लास्टिक फ्री जोन है, तो आपको बॉटल्स जो भी ले जाएंगे वो लिख के रखते हैं वहाँ पे, और वापस आते हैं तो आपसे वहाँ पे काउंट करते हैं कि कितनी बॉटल्स आप ले गए, कहीं अंदर तो फेंक के नहीं आए, अंदर क्योंकि फेंकना कुछ भी है अलाउड नहीं है। उसके बाद आप पहुंचते हैं लास्ट में दूधसागर वाटरफॉल में, जो वहां पहुंच के आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड, ओवर रेटेड है वो जगह, क्योंकि आप वहां जाते हैं तो बस एक जैसे आपको मूवी में दिख रहा होता, आई थिंक वो आई गेस वो रेनी सीजन के टाइम का होगा, जब थोड़ा सा पानी ज्यादा होता है। लेकिन बेस्ट टाइम जो लिखा रहता है वो है नवंबर टू मई। लेकिन अभी जो रेनी सीजन में ही उसका वाटरफॉल अच्छा दिखता होगा, जो मुझे लगता है, क्योंकि अभी तो इतना ज्यादा पानी नहीं दिख रहा था उसमें। तो दूधसागर वाटरफॉल के जो पिक्चर्स और वीडियोस आपने गूगल में से देखे हैं, वो ड्रोन से लिए हुए होते हैं, या फिर कोई एक पर्टिकुलर जगह होती है जहां उन लोगों को अलाउड होता है लेना। बट अगर आप एक आम टूरिस्ट बन के जाते हैं तो आपको एक सेफ डिस्टेंस होती है, वहीं तक जाना अलाउड है, उससे आगे आपको जाना अलाउड नहीं है। अगर आप रेलवे ट्रैक के आसपास भी दिख गए तो आपको फाइन पड़ेगा एक बहुत बड़ा। तो जो मैं व्लॉग में आपको दिखा रही हूँ ना, असलियत उसकी वही है, क्योंकि मैंने बिल्कुल जो सामने से दिख रहा था वही कैप्चर किया हुआ है। आप समझ जाएंगे वो देख के, क्योंकि वो दूसरा जो आप देख रहे हो गूगल में वो कुछ स्पेशल इफेक्ट्स वाला है, और एक उनको अलाउड क्या होगा, एक पता नहीं कौन सी डिस्टेंस में जाने का, जहाँ आम टूरिस्ट को जाना अलाउड नहीं है, और ड्रोन्स वगैरह से उन्होंने दिखाया होगा। और रियल में अगर आप देखना चाहते हैं कैसा दिखता है तो मेरा व्लॉग देखिए उसके लिए। एज अ टूरिस्ट आपको दूधसागर वाटरफॉल में बस वहीं तक जाना अलाउड करते हैं जहां तक मैं आपको ले गई थी, जहां तक मैंने कैप्चर किया, उसके आगे आपको बिल्कुल अलाउड नहीं करते वो जाना। तो दूधसागर वाटरफॉल जहाँ पे गिरता है वहाँ पे एक पॉन्ड सा बना हुआ है छोटा सा, और एक्टिविटी के नाम पे बस आपको वहाँ उस पॉन्ड में नहाना है, और वो लाइफ जैकेट्स भी उसी पॉन्ड में नहाने के लिए मिली होती है, जिसके रेट होता है 40 रुपीज, और उसे खोना नहीं होता, नहीं तो आपको फाइन पड़ेगा। और आपको पूरा जितना 1.5 घंटे का टाइम देता है उसमें से 15 से 20 मिनट आपको जहाँ पे गाड़ी छोड़ती है उनकी जीप, वहां से जाने में लग जाएंगे दूधसागर वाटरफॉल। और वहां पहुंचने के बाद आपको वो लाइफ जैकेट्स पहन के बस नहाना है उस तालाब में, और या स्विमिंग आती है तो आप स्विमिंग कीजिए। और कुछ नहीं है, एक्टिविटी के नाम पे ना कोई खाने का अरेंजमेंट है, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड है। टिकट लेने से लेके चेक पोस्ट में जाने तक का अनऑर्गेनाइज्ड है पूरा सिस्टम, और खाने का कुछ भी नहीं है अंदर। आपको सिर्फ बाहर जहाँ पे टिकट परचेस करते हैं वहां पे खाने की कुछ दुकानें दिखेंगी, उसमें भी खाना इतना अच्छा नहीं है।
तो जो गोवा है वो अपने बीचेस के लिए इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। उसके लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं बीचेस देखने के लिए। तो अगर आप भी गोवा आ रहे हैं तो यहाँ के बीचेस का मजा लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि यार अभी पता नहीं कितने सालों में यहाँ आएंगे फिर से, तो एक दिन हम दूधसागर वाटरफॉल भी हो आते हैं। तो जाइए, आपको सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि 3 घंटे आपको लगेगा दूधसागर वाटरफॉल पहुंचने में, कोलम जगह जहां से टिकट परचेस करते हैं वहां जाने में। उसके बाद 2.5 घंटे आपको लगना पड़ेगा लाइन में। फिर 2.5 घंटे लाइन में लगने के बाद आपको वहां से जीप प्रोवाइड करेंगे और वो 40 to 45 मिनट की बहुत बोरिंग सी एक फॉरेस्ट ट्रेल है जो बम्पी राइड है। उसके बाद आप पहुंचते हैं फाइनली थोड़ा सा पैदल चलने के बाद दूधसागर वाटरफॉल। और दूधसागर वाटरफॉल में क्या करने आए थे आप? नहाने के लिए। सिर्फ हाफ एन आवर, मतलब 30 to 45 मिनट्स सिर्फ नहाना अगर आपको है किसी तालाब में और आप इंटरेस्टेड है फिर भी जाने के लिए, तब आप वहां जा सकते हैं। और उसके लिए आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा क्योंकि वो ऐसा पूरा दिन प्लान, मतलब आप सुबह निकलेंगे 3 घंटा, फिर 2.5 घंटे आप लाइन में लगेंगे, फिर 45 to 50 मिनट्स आपकी धीरे धीरे स्लगिश ट्रैफिक जैसा चले रहेगा। वहाँ बम्पी राइड होगी और उसके बाद आप आधे से पौने घंटा वहाँ पे नहाते हैं और उसके बाद आपको आना पड़ता है वापस क्योंकि जीप सिर्फ आपके लिए 1.5 घंटे रुकती है। उसके बाद अगर वो और ज्यादा आपको रुकना है तो वो 300 रुपीज एक्स्ट्रा लेती है और दे दीजिए 300 रुपीज ज्यादा और नहाने के लिए और वहां से आ जाइए वापस और पूरा दिन हो गया आपका वेस्ट क्योंकि जब तक आप फिर दोबारा 3 घंटे ड्राइव करके पहुंचेंगे वापस गोवा तब तक हो चुका होगा अंधेरा। जब आप उस एक दिन का यूटिलाइज आप किसी अच्छी चीज में कर सकते थे, आपने वो दिन यूटिलाइज कर लिया आधे से पौने घंटा नहाने के लिए। तो जब आप प्लानिंग करते हैं दूधसागर वाटरफॉल में जाने की तो आप थोड़ी बहुत रिसर्च करते होंगे। तो जब आप रिसर्च करते हैं तो जो आपको इमेजेस गूगल में दिखती है तो वो दिखती है बहुत मजेस्टिक सी इमेज दिखती है, या फिर वो चेन्नई एक्सप्रेस का वो एक सीन है बहुत एपिक वाला, विनम्मा वाला, जहाँ पे सारे गांव के लोग आ जाते हैं और ट्रेन को रुकवा देते हैं, वो सीन आपको दिखता है। जबकि असलियत में जब आप एज अ टूरिस्ट जाते हैं आपको तो उस ब्रिज के आसपास भी फटकने नहीं दिया जाता है। आप बहुत दूर से वो ब्रिज को और वहां से दूधसागर वाटरफॉल को गिरते दिखते और वो बिल्कुल भी वैसा नहीं लगता है जो इमेजेस आपके दिमाग में हुई होती है जब आपने रिसर्च की होती है या फिर वो मूवी देखी होती है। तो ऐसा कुछ आपको नहीं दिखेगा। तो जब आप गोवा घूमने के लिए आते हैं तो आप क्या क्या चीज वहां से परचेस करते हैं जो सबसे फेमस है? सबसे पहली चीज जो आप परचेस करते होंगे वो होते होंगे वहाँ की फेनी और सेकंड नंबर पे आता है वहाँ का काजू। तो बहुत से लोग यहाँ से काजू परचेस करके ले जाते हैं। तो आप जब मार्केट में सर्वे करने जाते हैं और देखने जाते हैं और परचेस करने जाते हैं कि कौन सा काजू लो, तो आप दुकानों में जाएंगे और वहाँ देखेंगे 2 टाइप के काजू आपको मिलेंगे, एक तो बिना छिलके वाले और एक छिलके वाले। तो हमने यहाँ के बहुत से लोकलाइट से बात करी और पूछने की कोशिश करी तो तब हमें उन्होंने बताया कि अगर आपको यहाँ से काजू परचेस करने, यहाँ से मेरा मतलब है गोवा से अगर काजू परचेस करने तो हमेशा छिलके वाले काजू परचेस कीजिए। अगर आप बिना छिलके वाले काजू परचेस करते हैं तो हो सकता है कि वो जेन्युइन ना हो, उसमें डुप्लीकेसी हो, क्योंकि लोकल लाइट्स भी उसमें डिफरेंस नहीं बता पाते हैं और वो मैदे के बने होते हैं और गोवा में इतनी पैदावार होती ही नहीं काजू की कि इतनी डिमांड पूरी कर सके। और जब आप गोवा में बाहर निकलते हैं और शॉप्स में देखते हैं हर दूसरी शॉप में बहुत भर भर के काजू बेचने के लिए रखे रहते हैं। वैसे गोवा में जो काजू होता है वो विंटर सीजन में नहीं होता है क्योंकि काजू जो है एक बहुत डेलिकेट फल है। वो नवंबर से मार्च तक काजू बिल्कुल पैदा नहीं होगा क्योंकि जो ड्यू होती है, ओस होती है रात की, वो काजू को खराब करती है। उसमें जैसे ही ओस पड़ती है काजू का जो फ्रूट है वो खराब हो जाता है और बहुत डेलिकेट फ्रूट है। एक एप्पल जैसा कुछ फ्रूट होता है जिसके नीचे काजू लगता है, वो दिखने में एप्पल जैसा होता है ऊपर से। और जब वो जैसे ही वो फ्रूट तैयार होता है तो कितने बार चिड़िया उसमें चोंच मार के फ्रूट को खराब कर देती है। तो काजू का फ्रूट जब पक के तैयार हो जाता है पेड़ में तो उसको तुरंत पेड़ से तोड़ना पड़ता है क्योंकि वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। अगर आप पेड़ पे छोड़ देंगे तो सही नहीं रहेगा, एकदम खराब हो जाएगा। तो ये सब बातें जानने के बाद आपको पता चल रहा होगा काजू की खेती करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत और प्रॉम्प्टनेस की जरूरत होती है। ज्यादा मेहनत करके कम आउटपुट वाली खेती कौन करना चाहेगा? लोग तो इजी मनी चाहते हैं आजकल के टाइम में। और गोवा जो है टूरिज्म का हब है, उसमें हर कोई टूरिज्म इंडस्ट्री में लगना चाहता है। टूरिज्म इंडस्ट्री में
कम टाइम में कम मेहनत करके ज्यादा पैसा मिलता है और बहुत इजी मनी होता है। तो लोग खेती की तरफ क्यों जाएंगे, बहुत से लोग खेती छोड़ रहे हैं, इसलिए काजू की पैदावार जो है गोवा में कम होती जा रही है, बट डिमांड तो हर साल बढ़ती जा रही है। तो ये जो ज्यादा डिमांड है वो कैसे पूरी हो, जैसा कि मैंने बताया काजू की डुप्लीकेसी हो रही है, जेन्युइन काजू कम है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा चांसेस है कि जब आप काजू खरीदने जा रहे हो तो वो रियल यानी ओरिजिनल काजू हो ही ना, उसमें डुप्लीकेसी हो रही हो, जेन्युइन ना हो। इसीलिए जब आप काजू परचेस करने जाते हैं तो हमेशा छिलके वाले काजू लीजिए, क्योंकि छिलका हटाए बिना तो काजू में डुप्लीकेसी हो ही नहीं सकती है। तो और छिलके वाले काजू में डुप्लीकेसी पॉसिबल नहीं है, और ये सब बातें हमें यहाँ के लोकलाइट से बात करने के बाद ही पता चली है। तो जब भी आप काजू परचेस करने जाएं गोवा में तो हमेशा छिलके वाला काजू परचेस कीजिए, वो सस्ता भी है थोड़ा बिना छिलके वाले काजू से। जब हम परचेस करने गए थे काजू को तो जो छिलके वाला काजू था वो 550 रुपए किलो था, और जो बिना छिलके वाले काजू था वो 750 रुपए पर किलो था। छिलके वाला काजू खरीदने में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो छिलका होता है काजू का वो आप हल्का सा धीमी आंच में रोस्ट करेंगे तो आराम से हाथ से ही निकल जाता है। और ये सब बातें हमें यहाँ के एक लोकलाइट्स ने ही बताई है। तो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करके और कम दाम में, यानी बस आपको एक धीमी आंच में उन्हें रोस्ट करना और हाथ से निकाल देना है, बस इतना ही करना है। लेकिन जो आप खा रहे हैं वो कम से कम असली काजू होगा, ना कि मैदे का बना हुआ डुप्लीकेट काजू। तो ये सब काजू ज्ञान देते देते मैं आपको बता दूं कि हम गोवा क्रॉस कर चुके हैं और कर्नाटका बॉर्डर में एंटर कर चुके हैं, क्योंकि आज हमारा स्टे है बेलगाम में। गोवा से जब आप कर्नाटका बॉर्डर में आते हैं, यानी कर्नाटका बॉर्डर में एंटर करते ही पुलिस ने रास्ते में अपना नाका लगाया हुआ है। जो बाई रोड आ रहे हैं उनके सबके कार्स वगैरह की या गाड़ी की या जिस भी व्हीकल से वो आ रहे हैं उसकी चेकिंग होती है कि कहीं कोई लिकर तो नहीं ले जा रहा है। तो रात के बज रहे हैं 7:30 और हम पहुंच चुके हैं बेलगाम, और ये एयरबीएनबी करवा रखा है जहां हम स्टे कर रहे हैं अभी। और कल मॉर्निंग हम निकलेंगे हैदराबाद के लिए, और हम प्लान कर रहे हैं कि कल का नाइट हॉल्ट हम हैदराबाद में ही करें। तो अब मैं मिलूंगी आपसे अपने नए व्लॉग में, जिसमें शेयर करूंगी अपने कुछ नए एक्सपीरियंस। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।